इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश अपन देख रहे थे, बातें नहीं। भौतिक प्रदेश में अपन ने थार का मरुस्थल को देख लिया था, उसके बाद में अपन ने अरावली पर्वतमाला पढ़ चुके हैं। तीसरा भौतिक प्रदेश कौन सा आ रहा है? तीसरे नंबर का था अपना पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान मैप में देखे अपन, ये अपना राजस्थान है। राजस्थान के बीचों बीच होके गुजर रही है अरावली पर्वतमाला। ये वाला पार्ट है, ये हाड़ौती का पठार है, ये हाड़ौती का पठार है। जो बीच वाला जो पार्ट है ये अपना पूरा का पूरा क्या है? मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग। इस मैदानी भाग की बात करें, मैदानी भाग तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का ये कितना % है? तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग में मैदानी भाग है। और राज्य की कुल जनसंख्या कितना % जनसंख्या निवास करती है? 39% यहाँ जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। हाँ, फिर इसमें यह ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व क्यों पाया जाता है? क्योंकि राजस्थान और भारत एक कृषि प्रधान देश है। जो कृषि प्रधान देश है, नहीं ज्यादातर खेती करने वाले लोग हैं। अब जहां पर लोग वहां ज्यादा रहेंगे जहां खेती करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, वहां मिट्टी भी उपजाऊ हो, वहां पर सिंचाई के साधन भी उपलब्ध हो, है ना, परिवहन के साधन उपलब्ध हो, जहां परिवहन आसानी से हो, तो वहां पर ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो ये सारी सुविधाएं कौन से भौतिक प्रदेश में देखने को मिलती है? पूर्वी मैदानी भाग में। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है। उसके अलावा ये भी ध्यान रखना, ये जो मैदानी क्षेत्र है ये भी 33 महासागर का अवशेष है। प्रागैतिहासिक काल के कौन से भूभाग का अवशेष है? तो आप क्या बताओगे? 33 महासागर का अवशेष है। मरुस्थल भी इसका ही अवशेष था, लेकिन मरुस्थल है उधर कोई नदियां वगैरह नहीं बहने के कारण आप आज तक वो अनुपजाऊ है। लेकिन इधर क्या है, पूर्वी मैदानी भाग में गंगा यमुना की जो सहायक नदियां है ना, इधर बहने के कारण इस क्षेत्र को क्या बना दिया? उपजाऊ बना दिया। आगे मिट्टी की बात करें, यहाँ पर इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ध्यान रखना, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ को ही क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है ना। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी? जलोढ़ और दोमट। कौन से भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? पूर्वी मैदानी भाग में ये पाई जाती है। अब इसी मैदानी भाग को अपन वापस विभाजन करते हैं, मैदानी भाग के और विभाजन करते हैं। जैसे ये अपना राजस्थान है, ये हाड़ौती का पठार हो गया, ये मैदानी भाग हो गया। तो ऊपर हो जाएगा बाणगंगा बेसिन। कौन सा? बाणगंगा बेसिन। ये पूर्वी भाग ये हो जाएगा चंबल बेसिन। चंबल बेसिन। ठीक है। बीच वाला पार्ट ये हो जाएगा बनास बेसिन। ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा? बनास बेसिन। और जो नीचे वाला भाग है ये हो जाएगा माही बेसिन। माही बेसिन।
ठीक है। तो सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र पूर्वी मैदानी भाग का भाग नहीं है। ऑप्शन में दे दिया आपको, माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, घग्गर बेसिन। ठीक है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चारों को नाम, जो चार भाग है चारों का नाम याद रखना है। मैदानी भाग के चार और भाग है, कौन कौन से हैं? बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन। ये चारों मैदानी भाग के उपभाग है। ठीक है, पहला बात करते हैं अपन चंबल बेसिन। चंबल बेसिन, चंबल बेसिन पूर्वी भाग में है, यानी जहां जहां चंबल नदी निकल रही है, चंबल नदी बहती है, वो क्षेत्र हो जाता है चंबल बेसिन। तो कौन कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? वो चित्तौड़ हो गया, थोड़ा सा पार्ट आ गया चित्तौड़गढ़ का आ गया, फिर कोटा आ गया, बूंदी आ गया, कोटा बूंदी, है ना, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये चंबल नदी को देखो, वैसे नदियां पढ़ेंगे तब इसको डिटेल से और देखेंगे। चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश कर रही है और 84गढ़ नामक स्थान से, फिर कोटा, फिर आगे सवाई माधोपुर, ये सीमा पर बहती हुई आगे यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी। तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है? चंबल बेसिन कहलाता है। ठीक है, अब चंबल बेसिन की अपन विशेषताओं की बात करें, इसमें आपसे और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तो ध्यान रखना, चंबल बेसिन जो क्षेत्र है, इस चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र बीहड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? बीहड़ क्षेत्र। किस नदी का प्रवाह क्षेत्र बीहड़ कहलाता है? तो आप क्या बताओगे? चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र बीहड़ क्षेत्र कहलाता है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि कहां पर है? तो सर्वाधिक जो बीहड़ भूमि है, सर्वाधिक बीहड़ भूमि सवाई माधोपुर बताओगे, सवाई माधोपुर। ठीक है, और सवाई माधोपुर ऑप्शन में नहीं हो तो फिर क्या बताएंगे? धौलपुर। ओके, हाँ, अब प्रश्न आपके किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। राजस्थान में बीहड़ क्षेत्र है, उत्तरी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। तो आप क्या बताओगे? पूर्वी राजस्थान। राजस्थान में बीहड़ क्षेत्र किसका भाग है? बीहड़ है ना। आपको ऑप्शन में दे दिया, मरुस्थल का, अरावली का, मैदानी भाग का, पठारी भाग का। तो आप क्या बताओगे? मैदानी भाग। राजस्थान में बीहड़ क्षेत्र किसका भाग है? तो ऑप्शन में आ गया बनास बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन, लूणी बेसिन। तो आप क्या बताओगे? चंबल बेसिन। प्रश्न एक है लेकिन अलग अलग ऑप्शन से इसका आंसर अलग अलग हो जाता है। और बीहड़ क्षेत्र में जिले पूछ लिए कि बीहड़ जो क्षेत्र है किन जिलों में फैला हुआ है। तो ध्यान रखना, जहां जहां चंबल नदी बहती है वो क्षेत्र बीहड़ क्षेत्र हो गया। कोटा हो गया, बूंदी हो गया, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये क्षेत्र। हाँ, थोड़ा बहुत चित्तौड़ भी आ जाता है। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? बीहड़ क्षेत्र। याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट है, बीहड़ क्षेत्र। इसी क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहते हैं। चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र को ही डांग क्षेत्र कहते हैं, डांग। ठीक है, और जो चंबल नदी है ना, कभी इसमें पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, कभी इसमें पानी कम हो जाता है। जब ज्यादा पानी आता है तो मिट्टी को काट करके ले जाती है, गहरे गहरे खड्डे बने हुए हैं, है ना। ये उबड़ खाबड़ जमीन है, इसमें जो है डाकू लोग रहते हैं। इस चंबल के जो डांग क्षेत्र गहरे गहरे खड्डे है ना, डाकू लोग छुपे हुए रहते हैं, इसलिए डांग क्षेत्र को डाकुओं की शरणस्थली कहते हैं। डाकुओं की शरणस्थली किस क्षेत्र को कहते हैं? डांग क्षेत्र को कहते हैं। और ध्यान रखना, डांग की रानी किसे कहते हैं? डांग की रानी कहते हैं करौली। हाँ, डांग की रानी करौली को कहते हैं। ठीक है, हाँ। और इसके अलावा ध्यान रखना, इस चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र उत्खात स्थलाकृति कहलाता है। उत्खात स्थलाकृति, भारत में उत्खात स्थलाकृति उबड़ खाबड़ भूमि के लिए जानी जाती है।
हाँ, उत्खात स्थलाकृति किस नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है? तो आप क्या बताओगे? चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र उत्खात स्थलाकृति के रूप में जाना जाता है। और एक ध्यान रखोगे, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन इसी क्षेत्र में होता है। कौन सा? अवनालिका अपर्दन। अपर्दन क्या होता है जी? मिट्टी का जो कटाव होता है उसको अपर्दन कहते हैं। मिट्टी एक जगह से कट करके दूसरी जगह जाती है। ये कटाव राजस्थान में दो प्रकार से होता है, एक तो पवनों के द्वारा अपर्दन होता है और एक पानी के द्वारा होता है। जो मरुस्थल वाला एरिया राजस्थान का पश्चिमी जो भाग है, राजस्थान का पश्चिमी भाग में तो पवनों के द्वारा, हवाओं के द्वारा मिट्टी का अपर्दन होता है, ठीक है। और ये मिट्टी का जो अपर्दन होता है ना, इसको मिट्टी का क्षय रोग कहते हैं, याद रखना। मिट्टी का क्षय रोग, टीबी। मिट्टी का क्षय रोग किसे कहते हैं? मिट्टी का अपर्दन। तो पश्चिमी भाग में तो अपने पवनों के द्वारा अपर्दन होता है और राजस्थान के पूर्वी भाग में जल के द्वारा अपर्दन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है। तो हाँ जी, अपने राजस्थान में नहीं होता वो। हाँ, अरे इतना राजस्थान में दो प्रकार के होते हैं मेन, जहाँ बर्फ पर्वतों से बर्फ गिरते है ना, बर्फ गिरते गिरते आते तो फिर जो है पर्वत है उसको काट करके लाते थे। अपने यहाँ पर बर्फबारी तो होती नहीं इतनी, ठीक है। तो ये अपन ने देखा था कौन सा? चंबल बेसिन। चंबल बेसिन में देखेंगे चित्तौड़, कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र बीहड़ क्षेत्र कहलाता है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि सवाई माधोपुर में है और इस चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र डांग क्षेत्र कहलाता है। डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली को कहते हैं। और ये उत्खात स्थलाकृति के रूप में जानी जाती है, उबड़ खाबड़ जमीन के लिए जानी जाती है। और सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन। और इसी क्षेत्र में एक घास होती है खस, खस घास पूर्वी भाग में होती है, राजस्थान के पूर्वी भाग में, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिले में है ना। सवाई माधोपुर और धौलपुर, करौली, इन जिलों में एक घास उत्पादन की जाती है खस। ये एक सुगंधित घास है। हाँ, इससे इसकी खुशबू से इत्र बनाई जाती है, ठीक है। और फिर इस घास को जो कूलर आता है ना, अपना कूलर के जो घास लगी हुई रहती वो इसी खस की ही होती है, ठीक है। हाँ, दूसरा बेसिन देखते हैं, बनास बेसिन। दूसरा बेसिन कौन सा है? बनास बेसिन। बनास बेसिन, बनास बेसिन जहाँ जहाँ बनास नदी बहती है वो बनास बेसिन है, ठीक है। बनास बेसिन है तो अपने इसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे तो बताएंगे। राजसमंद से शुरू हो रही है, राजसमंद हो गया। राजसमंद से फिर ये कहाँ जाती है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ से ये भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से ये अजमेर, थोड़ा सा अजमेर में जाती है। फिर अजमेर से ये टोंक, टोंक से ये सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। इन क्षेत्र में बनास बेसिन है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना, बनास बेसिन के प्रवाह क्षेत्र में भूरी मिट्टी का प्रसार है। बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में कौन सी मिट्टी का प्रसार है? भूरी मिट्टी का प्रसार। काफी एग्जामों में पूछा हुआ है, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र में भूरी मिट्टी पाई जाती है? बनास नदी के। बनास बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आप क्या बताओगे? भूरी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इस बनास बेसिन को अपन दो भागों में बांटते हैं, इसको भी दो पार्ट करके ये से बहती हुई जाती है बनास। तो आरंभिक वाला जो क्षेत्र है इसको तो कहते हैं, जो उत्तरी भाग है, मेवाड़ का मैदान। किस नाम से जानते हैं? मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान। और फिर जो पूर्वी भाग है इसका, इस पूर्वी भाग को कहते हैं मालपुरा का मैदान। मालपुरा, मालपुरा कहाँ पड़ता है? टोंक में पड़ता है। मालपुरा का मैदान कहते हैं, या फिर इसको करौली का मैदान कहते हैं। मालपुरा करौली मैदान। प्रश्न आ जाएगा, मालपुरा करौली का मैदान कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है? तो क्या बताओगे? बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है अपने
ये मालपुरा मैदान और मेवाड़ का मैदान कहलाता है। जैसे बनास नदी पर्वतों से, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से। पहाड़ियों से बहती बहती ये क्या करती है? मैदान में प्रवेश करती है, मैदान में प्रवेश करती है। तो वहां जहाँ मैदान में प्रवेश करती है वो बिल्कुल समतल मैदान है। राजसमंद में पहाड़ियों से निकल करके आई, फिर आगे क्या करती है? बिल्कुल समतल मैदान बनाती है। उस समतल मैदान को पेनी प्लेन का मैदान कहते हैं। पेनी प्लेन का मैदान, ये भी नाम आपको ध्यान में रखना है। पेनी प्लेन का मैदान किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे? बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र को पेनी प्लेन का मैदान कहा जाता है। तो बनास में अपन क्या क्या मोस्टली ध्यान रखोगे? बनास बेसिन, ये राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, थोड़ा सा अजमेर आता है, टोंक और करौली, सवाई माधोपुर जिलों में ये है। और इस बनास बेसिन में भूरी मिट्टी का प्रसार है और इसके दो उपभाग है बनास बेसिन के। एक तो मेवाड़ का मैदान है और दूसरा है मालपुरा का मैदान या करौली का मैदान। बनास नदी जो समतल मैदान बनाती है उसको क्या कहते हैं? पेनी प्लेन का मैदान। ओके, चलिए अगले देखते हैं अपना माही बेसिन। अगला है माही बेसिन। राजस्थान का सबसे दक्षिणी भाग है ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी भाग में है ये माही बेसिन। ये माही बेसिन हो जाएगा अपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ठीक है जी। इस माही बेसिन, यानी एक तो इसको ध्यान रखना, माही बेसिन वाले क्षेत्र को कांठल का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? कांठल का मैदान। कांठल किसे कहते हैं? माही नदी के किनारे को, माही नदी के किनारे को कांठल कहते हैं। एक ध्यान रखना, इसको खादर क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर। एक नाम बताया था आपको, खादर और बांगर। बाकर नहीं, बांगर। बांगर क्या होता है? बांगर, बांगर क्षेत्र बताओ। देखिए कौन सा क्षेत्र बांगर कहलाता है? ऐसा क्षेत्र जो पहले उपजाऊ था लेकिन अभी वो बिल्कुल अनुपजाऊ है, ठीक है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। जो अपना आता है शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आता है? शेखावाटी क्षेत्र। और खादर क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां पर प्रतिवर्ष नदियां नई मिट्टी ला करके वहां जमा कर दे जाते हैं और वो क्षेत्र काफी उपजाऊ है, उसको कहते हैं खादर क्षेत्र, ठीक है जी। हाँ, तो कांठल का मैदान हो गया, खादर क्षेत्र हो गया ये। और एक ध्यान रखना, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो मध्य का क्षेत्र है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इसको छप्पन का मैदान कहते हैं। एक तो कांठल का मैदान कहते हैं, माही नदी बहती, माही नदी किनारे को कांठल कहते, कांठल का मैदान। और एक हो जाएगा छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ऐसा कहा जाता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर आ जाए तो वागड़ क्षेत्र है। हाँ, मैदानी क्षेत्र को वागड़ कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहते हैं, ठीक है। और इधर प्रतापगढ़ का आ जाए तो छप्पन का मैदान कहते हैं, ठीक है जी। इस क्षेत्र में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। कौन सी है? लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी कौन सी नदी के प्रवाह क्षेत्र में है? तो आप बताओगे माही बेसिन में, ठीक है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में। तो माही बेसिन में आपको मोस्टली ये ध्यान रखना है, ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और इसे कांठल का मैदान भी कहते हैं। और खादर क्षेत्र है। खादर क्षेत्र किसे कहते हैं? जो जहां प्रतिवर्ष नदियां नई मिट्टी ला करके जमा कर दी जाती और वो उपजाऊ क्षेत्र होता है, उसको अपन खादर कहते हैं, ठीक है। और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य का जो भाग है उसको छप्पन का मैदान भी कहते हैं। यह कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल लोमी। अब एक क्षेत्र और रह गया अपना, कौन सा रहा? अब
बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन ये हो जाएगा जयपुर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर और अलवर, यानी उत्तरी भाग वाला पार्ट हो जाएगा ये वाले, इस वाला पार्ट। बाणगंगा नदी बहती इधर, हाँ दौसा भी थोड़ा बहुत आ जाएगा इसमें बाणगंगा में। हाँ बाणगंगा बेसिन, इसमें इतना याद रखना राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है, सबसे ज्यादा उपजाऊ ही है। मैदानी भाग सबसे उपजाऊ है, मैदानी भाग में भी सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है तो बताएंगे बाणगंगा बेसिन। ये हो गया आपका मैदानी भाग। साथ में हाड़ौती का पठारी देख लेते हैं, फिर एक साथ ही नोट कर लेंगे और उसके बाद अपन इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे आज ही। ठीक है, क्वेश्चन आंसर से ये रहेगा, एक तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कोई चीजें छूट भी गई होगी तो वो क्वेश्चनों के अंदर आ जाएगा। चलिए आगे पढ़ रहे हैं अपन हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार को और किस किस नाम से जानते हैं? इस हाड़ौती के पठार को एक तो लावा का पठार कहते हैं, इसके उपनाम बोल सकते हैं ना, लावा का पठार, और दूसरा नाम इसका है हाड़ौती का पठार। पठारी भाग ही हो गया, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, क्योंकि राजस्थान के ये दक्षिणी पूर्वी भाग में है, ये वाला भाग राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है, तो इसे दक्षिणी पूर्वी का पठार भी कहते हैं, हाड़ौती का पठार भी कहते हैं और लावा का पठार भी कहते हैं। इसका जो निर्माण हुआ है, ज्वालामुखी से जो लावा निकला है इसलिए इसका निर्माण हुआ है, ज्वालामुखी के लावे से बना हुआ है इसलिए इसको लावा का पठार कहते हैं। देखो पर्वत और पठार में अंतर क्या है आप बता सकते हो? पर्वत और पठार में अंतर क्या है? पठार समतल, देखो दोनों ऊंचे होते हैं, समतल मैदान से पर्वत भी ऊंचा होता है और पठार भी ऊंचे होते हैं, लेकिन पर्वत तो क्या होता है ऊपर से शंकुकार में होते हैं, है ना, ऊपर जाकर के क्या हो जाता है ये शंकु टाइप के होते हैं, है ना, और पठार क्या होता है ऐसे ऊपर उठा और ऊपर क्या हो जाएगा ये समतल, बहुत समतल भाग रहता है। तो ये तो है अपना पर्वत और ये है पठार। ऊपर जो शंकु के कार में होते हैं वो पर्वत है और ऊपर उठ करके जो समतल होते हैं उसको बोलते हैं पठार। ओके जी, चले बात करते हैं हाड़ौती का जो पठार है ये प्राग ऐतिहासिक काल के गोंडवाना लैंड का अवशेष है। कौन से भूभाग का अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। शुरू में अपन ने देखा था अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और बीच में 33 महासागर। तो ये हाड़ौती का जो पठार है ये कौन से भूभाग का अवशेष है? गोंडवाना लैंड का ये अवशेष है। इससे अपने हाड़ौती का जो पठार है इसको मालवे के पठार का हिस्सा माना जाता है। हाँ मालवा का पठार है। मालवा का पठार कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो इसे एमपी के मालवा के पठार का हिस्सा माना जाता है। मालवा के पठार का हिस्सा माना जाता है। दो इसके उपभाग जो अपन ने लिख लिया था, उपनाम है, इसको दक्षिण पूर्वी का पठार भी कहते हैं और लावा का पठार भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसको संक्रांति प्रदेश भी कहते हैं। कौन सा प्रदेश कहते हैं? संक्रांति प्रदेश कहते हैं। संक्रांति प्रदेश। प्रश्न आएगा कौन सा भौतिक भाग संक्रांति प्रदेश कहलाता है? तो अपन बताएंगे हाड़ौती का पठार। क्यों कहते हैं इसको संक्रांति प्रदेश? इधर अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला है, और यहां पर हो गए अपने विंध्याचल पर्वतमाला, एमपी में है,
कौन सी पर्वतमाला है? विंध्याचल पर्वतमाला। इस अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला को जोड़ने का काम कौन करते हैं? हाड़ौती का पठार। इसलिए इसको संक्रांति प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, संक्रांति प्रदेश कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? हाड़ौती का पठार। इसको संक्रांति प्रदेश क्यों कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? ये अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला को जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसको संक्रांति प्रदेश कहते हैं। ठीक है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग हाड़ौती का पठार है? 6.89% भाग हाड़ौती का पठार है। और राज्य की कुल जनसंख्या की बात करें, कितने % जनसंख्या निवास करती है? 11% यहाँ जनसंख्या निवास करती है। मिट्टी की बात करें, इस भौतिक प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बताएंगे लावा निर्मित काली मिट्टी। लावा निर्मित काली मिट्टी। आगे मिट्टियां पढ़ेंगे। इस काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी? रेगूर। कौन सी मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी को। ये जो काली मिट्टी है ये कपास, सोयाबीन और अफीम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। काली मिट्टी के लिए में कौन कौन सी फसलें का उत्पादन किया जाता है? कपास हो गया, सोयाबीन हो गया। हाँ, कपास और सोयाबीन के लिए उपयुक्त रहती है। अफीम के लिए भी ये उपयुक्त रहती है। इसके अलावा संतरे वगैरह है ना, संतरों के लिए भी ये मिट्टी काफी उपजाऊ रहती है, उनके लिए संतरे उत्पादन के लिए। इसी कारण ही राजस्थान में सर्वाधिक संतरों का उत्पादन कहाँ से होता है? संतरों का उत्पादन। संतरों के उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो बताएंगे झालावाड़, है ना। इस झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। राजस्थान का नागपुर। राजस्थान का नागपुर क्यों कहते हैं? संतरों के उत्पादन के कारण। राजस्थान का नागपुर कहते हैं। और ये जिले लिख लेते हैं, कौन कौन से जिले में इसका विस्तार है? नहीं लिखा तो इसका विस्तार भी लिख लेते हैं। इसका विस्तार कौन कौन से जिले में है? तो बताएंगे कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में इनका विस्तार है, हाड़ौती का पठार का। ठीक है जी। हाँ, इसमें अपन ने देख लिया, मिट्टियां देख ली, फसलें देख ली। चलो आगे बढ़ते हैं। एक तो सर्वाधिक वनस्पति वाला भौतिक प्रदेश यही है। किस भौतिक प्रदेश में सबसे ज्यादा वनस्पति है? यही। एक तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक वन संपदा वाला भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है। सबसे ज्यादा वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? हाड़ौती का पठार वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है। एक मिनट। वर्षा वाला भौतिक प्रदेश। सबसे ज्यादा वर्षा कौन से भौतिक प्रदेश में होती है? हाड़ौती के पठार में। भौतिक प्रदेश पूछे तो हाड़ौती का पठार बताओगे। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो अपन झालावाड़ बताएंगे। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो क्या बताओगे? माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू। अब इस हाड़ौती के पठार को अपन दो भागों में बांटते हैं। हाड़ौती के पठार को दो भागों में बांटते हैं।
कौन कौन से 2 भाग हो गए? पहला भाग तो हो जाएगा विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि, और दूसरा भाग हो जाएगा दक्कन का पठार। कौन सा हो जाएगा? दक्कन का पठार। ठीक है। विंध्यन कगार जो भूमि है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये हाड़ौती का पठार है। इसके जो ऊपर वाला भाग है, इसको कहते हैं विंध्यन कगार भूमि। तो इसमें अपन क्षेत्र लिख लेते हैं। विंध्यन कगार भूमि में कौन कौन से जिले आते हैं? तो पहला कौन सा था अपना? पहला था सर विंध्यन कगार भूमि। जिले लिखे अपन ने, तो इसमें तो धौलपुर हो गया, एक करौली हो गया, एक सवाई माधोपुर। ठीक है। इस क्षेत्र को विंध्यन कगार भूमि कहा जाता है। इसमें बड़े बड़े क्या है, मतलब बालू का जो पत्थर है, इसमें क्या है? बलुआ पत्थर, सॉरी क्या है? बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र को ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है, बृहत सीमांत भ्रंश। नाम ध्यान रखना, बृहत सीमांत और भ्रंश। कौन से भौतिक क्षेत्र को बृहत सीमांत भ्रंश कहा जाता है? तो बताएंगे विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि को, या इंग्लिश में कहते हैं इसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है। ये जो है अरावली और दक्षिणी जो पूर्वी पठारी भाग है, उसके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? बृहत सीमांत भ्रंश कहलाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। जैसे बात करें लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो धौलपुर जिले में। लाल बलुआ पत्थर कौन से जिले में? क्या बताओगे? धौलपुर जिले में। उसी प्रकार से बात करें गुलाबी बलुआ पत्थर, दूसरा कौन सा है? गुलाबी बलुआ पत्थर। गुलाबी बलुआ पत्थर ये पाए जाते हैं अपने करौली क्षेत्र में। कौन से जिले में? करौली में। तीसरी बात करें स्लेटी बलुआ पत्थर, स्लेटी बलुआ पत्थर, ये कौन से जिले में है? बूंदी जिले में। हाँ, कौन से क्षेत्र में है? बूंदी जिले में। ठीक है। और दूसरा कौन सा देख रहे थे अपन? दूसरा देख रहे थे दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। ये दक्कन का पठार हो जाएगा कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। इसको बोलेंगे दक्कन का पठार। ठीक है। और इसी का ये जो झालावाड़ क्षेत्र में है, झालावाड़ में इसको उच्च गंगाधर लाभ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। झालावाड़ में इसको उच्च गंगाधर लाभ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हाँ, हाड़ौती के पठार को, दक्कन के पठार। तो ये अपन ने देखा था हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है। कौन कौन से जिले हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। उपनाम इसका याद रखना, इसको लावा का पठार कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठार कहते हैं। ये प्रागैतिहासिक काल के गोंडवाना लैंड का अवशेष है। मध्य प्रदेश के मालवा के पठार का इसका हिस्सा माना जाता है। इसको संक्रांति प्रदेश कहते हैं। संक्रांति प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला को जोड़ने का काम करते हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.89% भाग में ये पठारी भाग फैला हुआ है, जिसमें राजस्थान की कुल 11% जनसंख्या निवास करती है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? काली, लावा निर्मित काली मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी कहते हैं, जो कपास, सोयाबीन, अफीम के लिए सर्वाधिक उपजाऊ है, संतरों के लिए सर्वाधिक
उपयुक्त है। और संतरे के उत्पादन में कौन सा जिला जाना जाता है? झालावाड़। और झालावाड़ को संतरे उत्पादन के कारण ही राजस्थान का नागपुर कहते हैं। सर्वाधिक आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश यही है, सर्वाधिक वन संपदा वाला भौतिक प्रदेश भी यही है, सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश यही है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछ ले तो झालावाड़ है, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछ ले तो माउंट आबू। इसके दो भाग, एक विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का पठार। हाड़ौती पठार के दो भाग देखे, विंध्यन कगार भूमि धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इस क्षेत्र में बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। इसको वृहद सीमांत भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। बलुआ पत्थर में बात करें, लाल बलुआ पत्थर धौलपुर में, गुलाबी बलुआ पत्थर करौली में, सलेटी बलुआ पत्थर बूंदी में। दक्कन का पठार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, बारा और झालावाड़ क्षेत्र को उच्च गंगाधर डाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब राजस्थान के प्रमुख जो पठार है वो एक साथ लिख लेते हैं, कौन कौन से पठार है। राजस्थान के प्रमुख पठार, राजस्थान के प्रमुख पठार। पहला पठार की बात करें तो पहला हो जाएगा ऊडिया का पठार। हाँ जी, क्या बात? ऊडिया का पठार कौन से जिले में? ऊडिया का पठार तो यह है सिरोही जिले में। कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। और ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऊडिया का पठार। कौन से जिले में? कितनी है ऊंचाई? 1360 मीटर। दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर पे है आबू का पठार। आबू का पठार, आबू का पठार ये भी कहाँ है? सिरोही में। इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। आबू का पठार की ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। फिर बात करें, अगला है बोराट का पठार। कौन सा है? बोराट का पठार। बोराट का पठार उदयपुर में गोगुंदा, गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़। गोगुंदा कहाँ पड़ता है? गोगुंदा पड़ता है उदयपुर में। गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर में। कुंभलगढ़ कहाँ है? कुंभलगढ़ राजसमंद में। गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़ के बीच का जो पठारी क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? बोराट का पठार कहते हैं। अगला है बोमट का पठार। नेक्स्ट कौन सा है? बोमट का पठार। चौथा नंबर है। चौथे नंबर पे कौन सा है? फोन चला रहा है? रख दे फोन करो। क्या बोराट के पठार क्या कहते हैं? बोराट ही कहते हैं। और क्या? बोमट का पठार। बोमट का पठार ये 3 जिलों में फैला हुआ है। उदयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही। उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही, जहाँ भील लोग निवास करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोमट का पठार कहते हैं। एक बोमट आंदोलन भी हुआ था, मोतीलाल जी तेजावत ने चलाया था। एक ही आंदोलन, हाँ, एक ही आंदोलन को ही बोमट आंदोलन कहते हैं। क्यों इसको बोमट आंदोलन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बोमट क्षेत्र में चलाया गया। तो बोमट का पठार, जहाँ जहाँ भील बाहुल्य क्षेत्र, भील लोग ज्यादा रहते हैं, उसको बोमट का पठार कहते हैं। उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही। ठीक है, अगला 5वें नंबर की बात करें, ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का
पठार। ऊपरमाल का पठार कहाँ से कहाँ तक है? तो बताएंगे बिजोलिया, बिजोलिया से लेकर के बेंसरोडगढ़। बिजोलिया कौन से जिले में पड़ता है? बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में। बेंसरोडगढ़ कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़। बेंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़। तो ध्यान रखना, बिजोलिया से लेकर के बेंसरोडगढ़ तक का जो पठारी क्षेत्र है उसको ऊपरमाल का पठार कहते हैं। ठीक है, अगला कौन से नंबर का हो गया था? 5 हो गया। छठे नंबर का, छठे नंबर का पठार है, ध्यान रखोगे, लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार कौन से जिले में है? उदयपुर में। कौन से जिले में है ये? उदयपुर में। ये कौन से जिले में है? उदयपुर। और ध्यान रखो, उदयपुर में एक झील है, जयसमंद झील। कौन सी झील है? जयसमंद झील। हाँ, मीठे पानी की है, तो सबसे बड़ी है, कृत्रिम है, कृत्रिम मीठे पानी की। जयसमंद झील का जो पूर्वी भाग है, जयसमंद झील का जो पूर्वी भाग है, उस पूर्वी भाग को क्या किस नाम से जानते हैं? लसाड़िया का पठार के नाम से जाना जाता है। अगला है मेसा का पठार। अगला कौन सा है? मेसा का पठार। मेसा का पठार। हाँ जी सर, हाँ सर, सेंटर को, हाँ ठीक। अगला कौन सा है? 7 नंबर। कौन सा बताया था? मेसा का पठार। मेसा का पठार, मेसा का पठार कौन से जिले में है? तो बताएंगे चित्तौड़गढ़ जिले में। ये कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। जो चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है वो मेसा के पठार पे ही बना हुआ है। मेसा के पठार पे ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। नेक्स्ट बात करें काकनबाड़ी का पठार। 8वें नंबर पे कौन सा है? काकनबाड़ी। काकनबाड़ी दुर्ग में रखा था दारा सिक्को। काकनबाड़ी का पठार कहाँ है? ये काकनबाड़ी का सरिस्का अलवर। एक है मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का पठार, मानदेसरा का पठार कहाँ है? तो ये बताएंगे बेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है ये? बेंसरोडगढ़। बेंसरोडगढ़ कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़। यहीं पर मानदेसरा का पठार है। एक ध्यान रखेंगे 56 का पठार है। 56 का पठार कहाँ है? तो क्या बताओगे? बाड़मेर। ओके, तो कौन कौन से अपन ने पठार देखे हैं? सबसे पहले कौन सा पठार देखा? उड़िया का पठार। कौन से जिले में उड़िया का पठार? सिरोही में। इसकी विशेषता है, ध्यान रखना, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। कितनी है ऊंचाई इसकी? 1360 मीटर। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा देखा? आबू का पठार। कहाँ है ये? ये भी सिरोही में। कितनी ऊंचाई इसकी? 1200। फिर बोराट का पठार। बोराट का पठार कहाँ, कौन कौन से जिलों में है? उदयपुर और राजसमंद। उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से लेकर के राजसमंद की कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के मध्य का जो पठारी क्षेत्र है बोराट का पठार कहलाता है। फिर आगे कौन सा है? बोमट का पठार। कौन कौन से जिले में है? उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही। फिर उसके बाद में ऊपरमाल का पठार किस किस के मध्य है? बिजोलिया से लेकर के बेंसरोडगढ़। बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है और बेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। फिर आगे कौन सा है? लसाड़िया का पठार। कौन से जिले में? उदयपुर में।
और किस जेल के पास में स्थित है, तो आप क्या बताओगे, जयसमंद जेल के पास में। फिर अगला कौन सा है, मेसा का पठार, कौन से जिले में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पे बना। फिर अगला कौन सा है, काकड़बाड़ी का पठार, कौन से जिले में, अलवर। फिर अगला कौन सा है, मानदेशा, और ये कहाँ है, बेंस रोड गढ़े चित्तौड़गढ़। फिर आगे कौन सा है, छप्पन का पठार, ये कौन से जिले में है, तो बाड़मेर जिले में। ठीक है, ये हो जाता है भौतिक प्रदेश खत्म है। और अब इसके अपन क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, हाँ पहले नोट करवा रहे हैं, फिर बाद में इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फिर भी यदि कोई चीज छूट गई है तो क्वेश्चन आंसर में जो आएगी उन चीजों को आप अपने नोट्स के साथ में नोट कर लेना। ठीक है।